प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि स्टडी विद प्रदीप आपके लिए यूपी टीटी 2021 के सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट कर दिया है। यानी सुपर ऑब्जेक्टिव की यह सीरीज आने वाले एग्जाम में आपके 120 से 125 क्वेश्चन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस पेपर को प्रत्येक दिन करेंगे। पहला दिन है, पहली सीरीज है, तो आप थोड़ी देर बाद सुन लें। टोटल आपके 50 प्रैक्टिस पेपर कराए जाएंगे। 50 प्रैक्टिस पेपर में आज का ये पहला दिन है, इसलिए थोड़ी सी बातचीत, उसके बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पूरी बात ध्यान से सुन लें। इसमें हमारा 30 क्वेश्चन होंगे और 50 दिन का लक्ष्य रखा गया। टोटल सीरीज में हम 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस 1500 क्वेश्चन आपके पर्यावरण से, 1500 क्वेश्चन हिंदी के, 1500 क्वेश्चन आपके मैथ के, 1500 क्वेश्चन आपके मनोविज्ञान के सीडीपी के और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के, ठीक है, और 1500 क्वेश्चन आपके संस्कृत के कराए जाएंगे। इस लक्ष्य से हमारा उद्देश्य मेन है कि हम 120 क्वेश्चन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सीरीज को कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि आप 120 में 120 क्वेश्चन बड़े आराम से पा जाएंगे। यानी जो हमारा लक्ष्य है उतना आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम इस सीरीज को लेकर के आए हैं। इस सीरीज का जो सीक्रेट फार्मूला है, वो सीक्रेट फार्मूला हम आपको बता दें। सीक्रेट फार्मूला है इसका R×R, यानी रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन हम उन प्रश्नों को कहते हैं जो प्रश्न डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, और रिलेटेड क्वेश्चन हम उन प्रश्नों को कहते हैं जो उनसे संबंधित प्रश्न अगले एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज करिए कि जैसे इस साल कोई क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट ईयर में उससे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछा जाए। इस ध्येय से रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ पे सीक्रेट फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति ये पूरी सीरीज कर लेगा वह बड़े आराम से अपने सफलता को सुनिश्चित करेगा और 120 का जो लक्ष्य रखा गया वो बड़े आराम से प्राप्त कर सकता है। यह आपके लिए पूरी तरह से मुफ्त सीरीज है, आप इसका आनंद उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का। मैं विश्वास करूंगा कि आप इसमें से 30 क्वेश्चन में कम से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन के आंसर आपको पक्का पता होंगे। अगर नहीं पता है तो भी उसके आंसर आपको बताए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। प्रश्न आपके सामने है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, यानी वह नमक जो पानी को अवशोषित कर ले उस लवण यानी नमक को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, हाइग्रोस्कोपिक लवण, हाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोबिक लवण। फिर से देखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। 4 ऑप्शन है। जल्दी से आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। आप सीरीज के समाप्त होने के बाद आप नीचे कमेंट करके बताया करिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मान लेते हैं कि आपका 25 क्वेश्चन सही हुआ तो आप 25 क्वेश्चन लिख करके आंसर कर दिया करिए, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि आंसर इसका क्या होता है। इसका आंसर होता है हाइग्रोस्कोपिक नमक। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक नमक यानी लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी सतह अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर देता है। कह रहा है कि अपनी तरफ उनको आकर्षित करता है और उनका क्या करता है, अवशोषण कर देता है। कौन? हाइग्रोस्कोपिक लवण। कौन सा लवण है? हाइग्रोस्कोपिक लवण है। मैं विश्वास करूंगा कि आने वाले एग्जाम में अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। हाइग्रोस्कोपिक लवण की यह विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित पानी को या लवण को या जो नमक पाए जाते हैं उसमें जो आप कौन सा नमक? हाइग्रोस्कोपिक जो नमक है यह अपने आसपास उपस्थित जल जो होगा, पानी होगा, उसके अणुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगा यानी उन्हें खींचेगा और खींच करके उन्हें अवशोषित कर लेता है यानी उसे सोख लेता है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गलत मत करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कह रहा कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है पारिस्थितिकी तंत्र से कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो संरक्षण है, प्राकृतिक अधिवास यानी जहाँ पे जंतु रहते हैं,
अधिवास मतलब उसके आवास से संबंधित है और उसका प्राकृतिक आवास हो, जहाँ पे जंतु प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक वातावरण में अपने रहते हों, उनके जीवन सम यानी उनके रख रखाव की प्राप्ति, उनको सारी व्यवस्था कर दी जाए, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं। सपोज करिए कि जैसे मान लेते हैं कि आप मछली पालते हैं, तो मछली पालने के लिए अब आपको क्या चाहिए कि मछली तो नदी में पाई जाएगी, तालाब में पाई जाएगी, पोखरे में पाई जाएगी। अब आप क्या काम करते हैं कि उनका प्राकृतिक आवास क्या है, पोखरा है, लेकिन अब पोखरे में जल की कमी हो रही, तो आप वहाँ पे उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके अधिवासों का संरक्षण यानी उसके पोखरे का संरक्षण किए पहली चीज़, और उसके प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखा। यानी अगर पानी की कमी हुई, गर्मी ज़्यादा हुआ, तो आपने वहाँ पे पानी भर दिया। अब इस जीव के इसी रख रखाव को क्या कहा जाता है। मान लेते हैं किसी तालाब में मछली रहती है, उस मछली का अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तालाब सूखने के कगार पे है, तो आप पहले उसका संरक्षण की यानी उस तालाब को बचाए और उसमें प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए उसमें जल की भरपाई करवाए, आप जल की पूर्ति करवाए। अब आपको बताना है कि इस प्रकार के संरक्षण को क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा, तो जल्दी से बता दिए। इसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, मतलब स्व मतलब अपने, स्थानीय मतलब स्थान पे, संरक्षण मतलब संरक्षित कर दिया गया। वह जीव को उसके उसी स्थान पे संरक्षित कर दिया गया है। कहाँ पे, जहाँ पे उसका घर था उसी स्थान पे उसको क्या कर दिया गया, संरक्षित कर दिया गया। ठीक। स्वस्थानीय संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अतः इस प्रकार के संरक्षण हेतु प्राकृतिक वनों, चारागाहों, मैदानों, नदियों, झीलों आदि का भी संरक्षण किया गया जाता है। इसके लिए इन प्राकृतिक आवासों को निषिद्ध क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि घोषित कर दिया जाता है, जबकि बहिस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत अत्यधिक संकटपन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। कह रहा वही स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत किसका करते हैं, अत्यधिक संकटपन्न जो जातियां हैं उनका संरक्षण किया जाता है, यानी उन्हें दूसरी जगह ले जाकर के संरक्षित किया जाता है। चलिए, सामुद्रिक कच्छपों, कच्छपों मतलब कछुओं से, सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इन्हें जीवंत जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। किसको, कछुओं को, जो कछुआ होते हैं, कच्छप कहते हैं इन्हें, उनको जीवित जीवाश्म कहते हैं यानी लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, आपसे पूछा जा रहा है। एक प्रश्न तो यही है कि जीवित जीवाश्म किसे कहा जाता है, जंतुओं में जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, तो आप कह देंगे किसको कहते हैं, कच्छपों को कहते हैं। और पादप में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे किसको कहते हैं, साइकस को कहते हैं। किसको कहते हैं, साइकस को कहते हैं। किसको कहते हैं, साइकस को कहते हैं। याद रखिएगा, पादप में जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है, साइकस को कहा जाता है। तो जंतु में जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं, कच्छप यानी कछुओं को कहते हैं। एक तो याद हो गया। अब कह रहा भारत में कितने कछुए पाए जाते हैं, 5 प्रजातियां पाई जाती हैं कछुओं की, उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, ये आपको बताना कि यानी कौन सा ऐसा है जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आपको बताना है ऑलिव रिडले। क्या नाम है, ऑलिव रिडले, जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाला 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या ऑलिव रिडले प्रजाति की है। किसकी है, ऑलिव रिडले प्रजाति की है। ठीक है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, फिर से देखते हैं। विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, इसके बारे में आपको बताना कौन ऐसा है जो कारक का काम करता है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कौन है, वाहनों से निकली हुई गैसें। कौन, वाहनों से निकली हुई गैसें। उदाहरण के तौर पे देखते हैं यहाँ पे, विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों में इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती हैं तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी जनसंख्या पैदा करती हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है, आपको बताना है धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है।
यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे अयस्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओर्स यानी अयस्क को कहते हैं। अयस्क को धातु में प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार की धातुओं की क्या होती है? प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। कह रहा पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, ऐसा किस लिए? क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। किसको अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, यानी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। भूकंप मापा जाता है। भूकंप जब आता है तो उसे किस पे नापते हैं? उस पैमाने का नाम बताना है। उसे कहते हैं रिएक्टर पैमाना। किस पैमाने पे नापते हैं? रिएक्टर पैमाने पे नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिएक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र से लगा रहता है। किससे लगा रहता है? सिस्मोग्राफ यंत्र से लगा रहता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। कह रहा महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? जिसके जल स्तर वृद्धि हो रही है उसका कारण क्या है? आपको पता है पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों पे ठंडी ज़्यादा है। ठंडे होने के नाते वहाँ पे बर्फ़ जमे होते हैं और लगातार बर्फ़ जब पिघलना शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके पानी समुद्र में बढ़ेंगे और समुद्र का लेवल बढ़ता चला जाता है। वैश्विक उष्णन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान में बढ़ने से पहाड़ों और ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ़ पिघलने लगते हैं, जिससे के कारण पिघले हुए बर्फ़ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी? कह रहा है सल्फर का वह कौन सा यौगिक है या सल्फर से मिली हुई वह कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है? आपको ही बताना है। सल्फर से मिली हुई वह कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है? आपको बताना है। तो वह है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड होगा। सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं, वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? कम किया जा सकता है ये आपको बताना है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? कम किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे वायु प्रदूषण को वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। कैसे कम करते हैं? वृक्षों द्वारा कम किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को नवीकरण वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बात तो आपको बतानी नहीं होगी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे हम कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का क्या थीम थी, यानी क्या थीम रखी गई थी 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने लोग वीडियो देखे रहे हैं सब लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी। मैंने अपने कम्युनिटी पे भी इस प्रश्न को डाला था और आप में से बहुत सारे लोग सही आंसर दिए थे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी सही आंसर देंगे। चलिए बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पर्यावरण के मुद्दे पर सर्वप्रथम बैठक हुई थी 1972 में स्कॉटलैंड में। कब हुई थी? 1972 में स्कॉटलैंड में सर्वप्रथम बैठक हुई थी। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कह रहा सूर्य का जो हानिकारक किरण होती हैं जब वो नीचे आती हैं तो पृथ्वी का एक स्तर होता है। जैसे नीचे सबसे नीचे क्या होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो उसमें एक स्तर होता है जो आपके पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। किससे? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो बताइए कौन सी वो होती हैं? समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं।
ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करता, यानी फ्लोरा और फना किसको सूचित करते हैं? तो फ्लोरा में फ्लो मतलब फ्लावर का ध्वनि आ रही है, तो फ्लोरा जंतुओं के लिए, और फैना किसके लिए? फ्लोरा किसके लिए? पौधों के लिए है। और फ्लोरा में फ्लावर आ रहा है ना, तो फ्लोरा किसके लिए है? पौधों के लिए, माफ करिए, पौधों के लिए। और फैना किसके लिए है? फैना जो है आपका जंतुओं के लिए है। तो आप इसमें कहेंगे कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं को इंडिकेट करता है। फ्लोरा और फैना पेड़ पौधों और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। वनस्पति विज्ञान के अंग्रेजी शब्द फ्लोरा के दो अर्थ हैं। एक, वनस्पति को आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई वनस्पति या अस्थायी वनस्पति के वर्णन के लिए संदर्भित किया जाता है, जबकि फ्लोरा पुस्तक या का अन्य कार्य उसमें वनस्पतियों और पौधों के रेखा चित्र के साथ विचित्र प्रकार के पौधों की पहचान और विवरण होते हैं, उनके लिए संदर्भित किए जाते हैं। वनस्पति के अध्ययन के साथ वनस्पति को तैयार करना फ्लोरिस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तैयार करना फ्लोरिस्टिक कहलाता है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, आपको बताना है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल और मृदा। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इस चार ऑप्शन में कौन हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। तालाब एक प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि तालाब में जैव और अजैव, बायोटिक और एबायोटिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। साथ साथ जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की उपस्थिति होती है। जैव कौन जीवी कारक नहीं, कह रहा है जीवी कारक कौन नहीं है, यानी कौन जीवी कारक के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। प्रस्तर मतलब क्या होता है? तो ये जीवी कारक के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रस्तर एक अजैविक कारक है या अजैव कारक है, जबकि पेड़ पौधे, जंतु तथा सूक्ष्मजीव ये जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कह रहा है सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे किस मंडल में पाए जाते हैं? आपको बताना है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहाँ पे, आपको आंसर करना है स्थल मंडल में। कहाँ पे? स्थल मंडल को क्षोभ मंडल भी कहते हैं, तो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पर पाए जाते हैं, क्योंकि स्थल मंडल पर वे सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जो उनके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यानी कि कोई मरा हुआ जंतु है और उसी जंतु के भोजन से भोजन लेकर के अपने जीवन को निर्वाह करने वाले जंतु को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर कहते हैं। लेकिन अगर यही प्राणी जगह पे पादप हो जाता तो आप यहाँ पे किसको कहते हैं? कवक को कहते हैं। किसको कहते हैं? कवक को कहते हैं। ठीक है, कवक भी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेता है, और जब जंतु किसी मरे हुए और सड़े हुए पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं उसे स्कैवेंजर कहा जाता है, जिसका उदाहरण कौन है? गिद्ध है। कौन है? गिद्ध है। स्कैवेंजर मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी और गिद्ध। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, कह रहा सीएनजी किसका संक्षिप्त? सीएनजी एक संक्षिप्त रूप है किसका, ये आपसे पूछा जा रहा है। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो दावित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैसों को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव भी मीथेन, ईथेन और प्रोपेन है। प्राकृतिक गैस की तरह इसके भी कौन है? सीएनजी के अवयव भी कौन है? मीथेन, ईथेन और प्रोपेन है। चलिए, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, यानी विश्व के उष्मा का कारण कौन है? आपको ये बताना। विश्व उष्मायन का कारण कौन है? वायु प्रदूषण। विश्व उष्मायन का कारण कौन है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं
तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देते। परिणामस्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक उष्मायन समस्या पैदा करती है। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया, जो है लगभग, कह रहा महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो है लगभग 3/4 यानी लगभग 78% जल है। तो उसमें से 71% जल है। पूरे पृथ्वी पे 71% क्या है, जल है। तो उसका लगभग एक तिहाई कैसे लिखते हैं, टोटल ये हो जाएगा 100 और 100 का एक तिहाई, तो एक तिहाई लगभग जल पाया जाता है। पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहा जाता है, जिसे सागर, नदियां, महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर होता है। ठीक, अब यहाँ पर किसका पूछ रहा है, तो यहाँ पे अगर आंसर पूछ रहा है महासागर में पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, यह लगभग है। महासागर के बारे में पूछ रहा है, महासागर कितना है, तो महासागर 2/3 है। महासागर कितना है, देखिए, पृथ्वी पे जलीय भाग जलमंडल कहा जाता है, जिसमें सागर, नदियां और महासागर शामिल होते हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल मंडल स्थित होते हैं, परंतु महासागर का विस्तार 2/3 भाग पर है। तो आंसर आपका सही आंसर कौन होता है, ए वाला आंसर आपका सही हो जाता है। चलिए, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेमाइट में निक्षेपण होता है। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट में संक्षेपण होता है, आपको बताना है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका निक्षेपण होता है, किसका निक्षेपण होता है, संक्षेपण नहीं, माफ़ करिएगा, शायद हमने संक्षेपण बोला था। किसका निक्षेपण होता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। चलिए, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, उपर्युक्त सभी। धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल के जलने से निकलने वाली गैसें वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, कह रहा भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। किसको, प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को क्या करते हैं, रोकते हैं। प्लास्टिक के थैले के प्रयोग को क्या करते हैं, रोकते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को ना तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसका पुनर्चक्रण कर पाना आसान होता है। इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए निम्न नियम बनाए गए हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना, 21%। कितना है, 21% है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%, जबकि शेष गैसें 0.97% में शामिल हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है, कह रहा परम तापमान पैमाना कौन सा है, जो आप जानते हैं। परम तापमान पैमाना कौन है, केल्विन। परम तापमान पैमाना कौन है, केल्विन है। परम तापमान पैमाना कौन है, केल्विन है। परम तापमान पैमाना कौन है, केल्विन है। परम ताप T बराबर होता है 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, आपको बताना है किसमें प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, सभी हरे पौधों द्वारा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों द्वारा। किसके द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिससे पौधे अपने हरे
रंग वाले अंगों जैसे पत्ते तथा सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बोनिक पदार्थ खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यानी आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्था है जो पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। आप कहेंगे यूएन है। कौन है? यूएन है। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि WWF एवं PETA क्रमशः लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीव संरक्षण का कार्य करती हैं। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, क्या होगा आपको बताना। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, आपको ये बताना क्या, जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसके द्वारा? डेसिबल में। किस पे नापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि सहन कर सकता है, इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? आपको बताना है कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? जल्दी से बता दीजिए कौन है। तो वो है प्लास्टिक। निम्न में से कौन हानिकारक है? प्लास्टिक। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। इस प्रकार आपके पहले सीरीज के पहले दिन के आपके 30 प्रश्न पूरे होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 30 प्रश्न में आपको 29 प्रश्न के आंसर पता रहे होंगे। आप इसी प्रकार से सभी सीरीज लगातार 50 दिन करेंगे। आज आपकी सिर्फ एक वीडियो होगी। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।